नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर अपडेट विद अमित पालित। इन दिनों आप और आपके आसपास जो लोग हैं शायद यही चर्चा कर रहे होंगे कि फिर कब हमला होने जा रहा है ईरान के ऊपर, कब फिर से अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करेंगे, और यही लगातार चर्चा चल रही है। लेकिन अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले एक वीडियो में मैंने बताया था कि फिलहाल हमला नहीं होने जा रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ी से अटकलें चली थी कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप चीन से वापस लौटेंगे, आप देखिएगा कि 24 घंटे के अंदर या फिर 48 घंटे के अंदर हमले शुरू हो जाएंगे। लेकिन तब मैंने आपसे कहा था कि हमला फिलहाल नहीं होने जा रहा है, अभी गतिरोध बरकरार रहेगा, और अभी तक देखिए कि हमला नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही हैं जिससे ऐसा लगता है कि क्या आने वाले कुछ दिनों में हमले हो सकते हैं या फिर हमले नहीं होंगे और गतिरोध रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको एक एक करके बताते हैं वो कौन कौन सी घटनाएं चंद दिनों में, पिछले चंद दिनों में या चंद घंटों में सामने आई है। सबसे इसमें महत्वपूर्ण होता है दो इसके जो प्लेयर हैं इस पूरे वॉर में, कुल मिलाकर तीन हैं। एक है ईरान, उसके बाद इसमें नंबर आता है अमेरिका और इजराइल का। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू जो दोनों दोस्त हैं, ये देखिए, ये दोनों दोस्त हैं, लेकिन इन दोनों के बीच क्या कोई दरार पैदा हो गई है? क्योंकि तकरार हुआ है, दोनों के बीच दरार आई है, तकरार भी हुआ है। और तकरार किस लिए हुआ है, किस वजह से दोनों के ये दोस्ती में ये टकराव नज़र आ रहा है या फिर दरार नज़र आने लगी है? हुआ ये कि जब चीन में डोनाल्ड ट्रंप गए और उसके बाद जब वापस लौटे, उन्होंने सीधा फ़ोन घुमाया किसको? नेतन्याहू को, और उनको बताया कि चीन के साथ क्या बातचीत हुई। और उसके बाद नेतन्याहू ने इस बात का दबाव भी डाला कि उन्हें लगता है कि इसके बाद हमला होना चाहिए, ईरान के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी बात को अनसुना कर दिया या फिर थोड़ा वक्त लिया सोचने के लिए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बीच और साथ ही नेतन्याहू के बीच जो ये बातचीत हो रही थी फ़ोन पे, ये पहली बातचीत थी। उसके बाद फिर से बातचीत हुई और वो हुई मंगलवार को। और मंगलवार को जो बातचीत हुई इन दोनों के बीच, माना जा रहा है कि यही इनके लिए बहुत अच्छी नहीं रही। डोनाल्ड ट्रंप जो नेतन्याहू चाहते हैं वो करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपने मर्जी के मालिक हैं, और उन्होंने चीन के साथ जो डील की है उसमें हमला फिलहाल नहीं आता है, कुछ वक्त लगेगा। लेकिन उनका ये मानना है, डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि वो जो चाह रहे हैं वो चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन दोनों के मकसद अलग है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मकसद है ईरान के ऊपर हमले का, वो अलग मकसद है, और नेतन्याहू का अलग मकसद है। और इसी वजह से दोनों के बीच जो फ़ोन पर बातचीत हुई है उसमें ये तकरार सामने आई है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका की क्या ज़रूरत थी इस लड़ाई में आने की। तो पहला मकसद ये था कि ईरान के अंदर जो इस्लामिक, इसको ऐसे समझिए, IRGC, ये IRGC जो है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है, इसका जो दबदबा है और इस्लामिक जो रजीम है इसको तोड़ना, इसको हटाना, ये मकसद था। और यही वजह थी कि जो उसके सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला खमनी, उसको मार गिराना मकसद था, जिसको अमेरिका ने 28 फरवरी को ही हासिल कर लिया। 28 फरवरी को ही हासिल कर लिया। तो उसके बाद बचा क्या? पूरा रजीम ख़त्म कर दिया उन लोगों ने। लेकिन नेतन्याहू, इनका जो मकसद था अभी भी बचा हुआ है। इनका मकसद है ईरान को पूरी तरह से कमज़ोर कर देना, उसकी जो पूरी मिसाइल फोर्स है उसे ख़त्म कर देना, उसकी जो मिलिट्री पावर है उसको ख़त्म कर देना। क्योंकि इजराइल के लिए ईरान का वर्चस्व में रहना मिडिल ईस्ट में उसके अस्तित्व को लेकर ख़तरा है, और यही वजह है कि वो वहाँ पर पूरी तरह से एक ऐसी सरकार को चाहता है जो प्रो इजराइल हो, या इजराइल के खिलाफ ना हो, या फिर प्रो अमेरिका हो। तो इसीलिए दोनों के बीच जो ये मकसद, दोनों के अलग अलग मकसद हैं, इसी वजह से ये टकराव हुआ है। लेकिन क्या ये टकराव इतना ख़तरनाक हो चुका है कि दोनों क्या अलग हो सकते हैं? नहीं, फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि दोनों अलग होंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिना बढ़ नहीं सकते। जिस तरह से इजराइल को अमेरिका की ज़रूरत है, उसी तरह से मिडिल ईस्ट में अपने वर्चस्व के लिए उसे नेतन्याहू की ज़रूरत है। तो नेतन्याहू ईरान पर हमले के पक्ष में है, नेतन्याहू इस हमले के पक्ष में है, इस वक्त ये हमले के पक्ष में है। अब हमला अब तक जो हुआ है उसमें लगभग आप समझ सकते हैं कि कई सारे मिसाइलें,
जो उनके जहाँ पर तैनात होते थे, जहाँ पर रहते थे, उसको तबाह कर दिया गया है। पूरी बता रहे हैं कि जिस तरह से नेवी को भी काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया गया। अब छोटे छोटे बोट्स ही बचे हुए हैं और जो बहुत सारे मिलिट्री बेसिस थे उनको भी तबाह कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद जो IRGC है, देखिए ईरान को जो चलाता है वो कौन चलाता है? उसको IRGC चलाता है, जो इस्लामिक रजीम है, जो यहाँ पर इस्लामिक रजीम है, यहाँ पर ये ईरान में इसको चलाने वाला कौन है? IRGC। और IRGC के ऊपर कोई है तो उनके इस्लामिक जो लीडर है। तो ये IRGC जब तक है, जब तक इसका अस्तित्व है, ईरान रुकने वाला नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि हमने इस्फहान है, नतांज है, ये सारे के सारे तेहरान के आसपास जो न्यूक्लियर साइट्स है, इस पर भी हमला किया गया। यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ थे उसको तबाह किया गया। लेकिन यहाँ जो अंडरग्राउंड में अभी भी बंकर्स बने हुए हैं, जहाँ पर करीब 400 kg एनरिच यूरेनियम रखा हुआ है, इसको भी एक्सट्रैक्ट करना है, इसको निकालना है। क्योंकि जब तक ये फैसिलिटीज़, चाहे नतांज है, इस्फहान है, ये सारे बंद नहीं हो जाते, जब तक ये एनरिच यूरेनियम नहीं मिल जाता, तब तक नेतन्याहू का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा है। और वहीं अगर अमेरिका की देखी जाए तो अमेरिका इस वॉर में जिस मकसद से आया था उसने वो पूरा कर दिया है। अब जो आगे यहाँ हो रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेक अगर किसी का है, किसी की आप सकते हैं साख दांव पर लगी है, तो नेतन्याहू की लगी है। और वैसे आपको बता दें कि इलेक्शंस को लेकर वहाँ पर भी सरगर्मी बहुत तेज़ हो चुकी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि नेतन्याहू को लेकर वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा खुश नहीं है और अगर इलेक्शन होते हैं तो वो चलते बनेंगे। तो ऐसे में जो इन्होंने सपना देखा था ईरान को तबाह करने का, कमज़ोर करने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा, जो इनके ज़िंदगी का मकसद माना जाता है नेतन्याहू के। अब ट्रंप फिलहाल युद्ध क्यों नहीं चाहते हैं? देखिए ट्रंप क्या है? ट्रंप है बिजनेसमैन। इनको क्या दिखता है? इकोनॉमी। ये इनको इकोनॉमी दिखता है, यानी कि डॉलर्स। अब ट्रंप फिलहाल उनको लगता है कि बातचीत के जरिए अगर ये मसला हल हो जाता है, फिर युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप युद्ध में जाएंगे उतना आपका ज़्यादा पैसा खर्च होगा। दूसरी बात है, उनको भी इस बात को समझ चुके हैं कि फ़िलहाल ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देना और वहाँ पर ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ग्राउंड्स ऑन वुड तो हो नहीं सकता। अगर वो अंदर घुसेंगे, उनको पता है कि क्या होना है, जो भी होना है उसको डील के ज़रिए करना पड़ेगा। अब इसमें चीन का जो दौरा था, चाइना का दौरा बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि चाइना के साथ मानिए या ना मानिए, क्योंकि चाइना ने एक भी बार डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही उसको डिनाई नहीं किया, नकारा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अगर कहा कि चाइना के साथ जो बातचीत हुई है चीन के साथ, उसमें न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर यह सहमति बन गई है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। ईरान के पास नो न्यूक, ये जो हुई है नो न्यूक, कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, इस पर सहमति बनी है, जिस पर अभी तक कोई खंडन नहीं आया चाइना के पास से। और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक ऐसी जगह है, हॉर्मूज, अब हॉर्मूज एक ऐसी जगह है जहां चाइना चाहता है कि इसको फ्री कर दिया जाए, क्योंकि उसका 60% तेल इसी इलाके से आता है। और अमेरिका ये जानता है कि अगर चीन को दबाव में लाना है तो हॉर्मूज का जो मुद्दा है वो उसके सामने जाके रख दो। तो अमेरिका ने चीन से कहा है कि आप ईरान को कहो कि हमारी बात मान जाए तो हम ब्लॉकेट हटा देंगे। हम ब्लॉकेट हटा देंगे तो वहाँ से आवाजाही शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब हॉर्मूज में दोनों ने मिलकर ही ब्लॉकेट किया हुआ है, अमेरिका ने भी किया है और ईरान ने भी करके रखा हुआ है। अब सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो युद्ध नहीं चाहते हैं, बचना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको कहा जा रहा है। लेकिन इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा आगे। अब कई देशों ने डोनाल्ड ट्रंप से अपील की। अब कौन से देशों ने अपील की होगी इसमें? देखिए, इसमें आप मान के चलिए कि जो अहम देश हैं जो चाहते हैं कि युद्ध पर फिलहाल हमले ना करें, उसमें एक हो गया आपका पाकिस्तान, एक हो गया पाकिस्तान है, एक महत्वपूर्ण देश है। इसके अलावा आपके जो भी गल्फ कंट्रीज़ हैं, गल्फ कंट्रीज़ में जिसमें यूएई आ जाता है, यूएई है, सऊदी है, कुवैत है, इसके अलावा इजिप्ट है। तो तमाम जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो इस वक्त नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर ये हमले हो।
और वो हमला इसलिए नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान बहुत इसमें आप बड़े तरीके से इन्वॉल्व है, क्योंकि पाकिस्तान दोनों के बीच मध्यस्थता कर रहा है। और पाकिस्तान को यह है कि अगर वो मध्यस्थता करवाने में कामयाब हो जाता है तो ऐसे में उसको पैसा मिलेगा, पैसा। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी डॉलर दिखता है, इनको भी डॉलर दिखता है, दोनों को ही डॉलर दिख रहा है, दोनों को पैसे चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप इसलिए चाहते हैं कि पाकिस्तान के जरिए ये किसी तरह से बातचीत हो जाए, डील ईरान मान जाए और वो वहाँ से एग्जिट कर ले जो उनको चाहिए। तो उनको चाहिए क्या कि भाई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे और साथ ही साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल देंगे, यही कुल मिलाकर है। तो वो नेतन्याहू यानी इजराइल को भी मना लेंगे और चीन को भी उन्होंने इस लपेटे में ले लिया है। अब चीन को क्या उन्होंने दिखाया, चीन को इन्होंने भी सपने दिखा दिए। अब चीन के राष्ट्रपति को उन्होंने क्या सपने दिखा दिए कि भाई आपकी इकोनॉमी डेंट जा रही है, हम डॉलर्स देंगे ना, हम आपके साथ बिजनेस करेंगे। दूसरा ताइवान को लेकर उन्होंने कह दिया है कि आप चिंता मत करो, ताइवान हमने छोड़ दिया आपके लिए, हम फिलहाल उनके पास आसपास नहीं आ रहे, ना ही हम कुछ करने जा रहे हैं। तो ताइवान को उन्होंने माना है कि ये सपना दिखा दिया है। दूसरा है कि अब चीन के लिए तेल, ऑयल इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है, ऑयल आ नहीं रहा है। तो यही जो दबाव है इस वक्त चीन के ऊपर आ गया है। तो चीन ने भी एक तरह से कहा है कि इनसे कि आप मत करो। उसके बाद मिडिल ईस्ट देशों ने कह दिया कि अभी हमले मत करो, हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब लोग मिलकर अब मना किसको रहे, ईरान को, कि भाई अब मान जाओ। तो ये मान के चलिए कि करीब 90% तो ये उम्मीद है कि ईरान को किसी न किसी तरीके से मनाया जाएगा, किसी तरीके से मनाया जाएगा। लेकिन 10% आप ये मान के चलिए कि अगर नहीं होता है तो डोनाल्ड ट्रंप फिर क्या करेंगे, फिर वो अटैक करेंगे। लेकिन ये हमले कैसे होंगे उसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये मान के चलिए कि टकराव रहेगा, गतिरोध रहेगा, लेकिन हमला नहीं होगा। अब बात होती है कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध से तो बचना चाहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की टीम में भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि दो फाड़ हो चुकी है, अलग अलग राय रखने वाले भी हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि जब भी देखिए आगे अगर हमला होता है या फिर कोई भी डील होती है तो ये जो उनकी कैबिनेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो गए आपके मिनिस्टर ऑफ वॉर और दूसरे हो गए विदेश मंत्री मार्को रूबियो। तो यहाँ पर पीट हेग्सेथ है, ये इनको आप डिफेंस मिनिस्टर कह लीजिए या फिर मिनिस्टर ऑफ वॉर कह लीजिए, और दूसरे हो गए ये मार्को रूबियो। अब पीट हेग्सेथ क्या चाहते हैं, पीट हेग्सेथ ये चाहते हैं कि ये लड़ाई होनी चाहिए, और दूसरा मार्को रूबियो भी चाहते हैं कि लड़ाई होनी चाहिए। तो ये दोनों जो लीडर हैं, जो खास हैं डोनाल्ड ट्रंप के, ये दोनों चाहते हैं कि युद्ध हो, ये चाहते हैं कि हमला किया जाए और पूरी तरह से ईरान को डीमिलिटराइज कर दिया जाए और IRGC को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, और यहाँ पर एक प्रो अमेरिकन यानी कि प्रो US एक सरकार को लेकर आए। प्रो US यहाँ से आपको दिखाई नहीं देगा, प्रो US गवर्नमेंट, ये प्रो US गवर्नमेंट ये चाहते कि एक ईरान में आ जाए, और इसीलिए लगातार इनकी कोशिश है कि वहाँ पर एक बार हमला करके इसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी बात नहीं मानी है, डोनाल्ड ट्रंप इनकी बात नहीं मान रहे हैं, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं मान रहे। क्योंकि उनके एक और ख़ास है, और वो कौन है ख़ास, वो है JD वांस। जी हाँ, JD वांस हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और वो इस फिलहाल तत्काल इस हमले के पक्ष में नहीं है। तो अमेरिका में अब ये हुआ है कि जो कैबिनेट है उसके अंदर ही दो फाड़ हो गई है। JD वांस कह रहे हैं कि नहीं, फिलहाल हमें हमला नहीं करना है। दूसरी तरफ पीट हेग्सेथ और मार्को रूबियो विदेश मंत्री कह रहे हैं कि इस वक्त हमें हमला कर देना चाहिए, क्योंकि ईरान हमारे जो दावे हैं या फिर हमने जो डील भेजी उस डील को नहीं मान रहे हैं। JD वांस का ये कहना है कि जो बातचीत हो रही है ठीक बातचीत हो रही है, लगभग इसी लाइन पर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भी चल रहे हैं। ईरान में जो मौजूद सत्ता है, सिविलियन जिनसे बातचीत हो रही है, जिसमें अब्बास आरागाची हैं, पेजिशकियन हैं, ये जो सत्ता है ये फिलहाल उनका मानना है कि ठीक लाइन पे है और बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पर ये डील हो सकती है। इसी वजह से JD वांस अभी थोड़ा चाहते हैं कि रुक कर हमें आगे कदम उठाना चाहिए, और यही वजह थी कि JD वांस को आपको याद होगा इस्लामाबाद में जो समिट किया गया था वो बुलाया गया था, क्योंकि ईरान इस पर भरोसा करते हैं, ईरान को JD वांस पर भरोसा है बनिस्बत की इनके बाकी जो दो आपने नेता देखे, चाहे पीट हेग्सेथ हो या फिर मार्को रूबियो हो।
अब यही वजह की जो एक दो फाड़ हो गई है, दो अलग अलग राय रखी गई है, इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल अपने आप को मान रहे हैं कि हमें हमला नहीं करना चाहिए, कोशिश करके देखनी चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी आप जानते हैं कि जब कोई फैसला लेंगे तो उनका बहुत ही अचानक ही फैसला आएगा। तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि किसी दिन अगर उनको लगता है अचानक कि सुबह उठे या रात को उनको महसूस हुआ कि नहीं बहुत हो गया, अब हमला कर दो, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन तब भी एक कोशिश क्या रहेगी, ये पाकिस्तान की ओर से, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच जो इस वक्त बातचीत हो रही है वो पाकिस्तान के जरिए हो रही है। पाकिस्तान उनका संदेशवाहक है, द मैसेंजर। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक मसौदा भेजा गया है पाकिस्तान के जरिए ईरान को, और उससे कुछ दिन पहले ही ईरान की ओर से एक मसौदा, एक डील आई है जो भेजा गया है अमेरिका को। लेकिन ये जो मसौदे हैं इसको लेकर बात फंस कहाँ रही है? देखिए, बात फंस रही है यहाँ पर एक और व्यक्ति है जिनका नाम है वाहिद, ब्रिगेडियर जनरल वाहिद अहमद। अब ये IRGC के चीफ हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो बातचीत हो रही है उसके वो एक अहम कड़ी हैं, और वो है कट्टर। वो किसी भी लिहाज से नहीं चाहते हैं कि जो मसौदा अमेरिका के पास से आया है वो मान लिया जाए, और इसी वजह से लगातार ये बातचीत फेल हो रही है। मतलब ये बातचीत बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे पहुंचती है, लेकिन IRGC के जो एक चीफ हैं, कमांडर हैं, वो मना कर देते हैं, जो ब्रिगेडियर जनरल हैं, और इसी वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब जो मसूद पेजिशकियन है, जो राष्ट्रपति है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत की है और उनको बहुत सारी चीज़ें बताई है, जो मैसेज भेजा गया है। अब इसको किस तरह से हल किया जाएगा, इसके लिए अभी भी लगातार कोशिश है। अब ट्रंप की भी जो आप कह सकते हैं ना कि पेशेंस है, वो भी लगता है कि जवाब दे रहा है, लेकिन उनको रोकता कौन? उनको रोकता सिर्फ एक ही है, उनको रोकने वाला सिर्फ एक ही चीज़ है, मैं आपको बताऊं, और वो है डोनाल्ड ट्रंप। जो है उनका पेशेंस जवाब देता है, लेकिन उनको हमेशा एक चीज़ नज़र आती है, वो है डॉलर्स, इकोनॉमी, पैसा। तो ज़रूरत पड़ी तो युद्ध तेज़ी से बढ़ेगा। ये लगातार इनके ऐसे बयान आ रहे हैं, लेकिन इस बयान को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि जो टाइमलाइन अभी आपको नज़र आ रही है उसमें अगर हमले होते भी हैं तो बहुत छोटे हमले होंगे, मेजर हमला नहीं होने जा रहा है। कि आपने पिछले दिनों जब देखा था कि 28 तारीख को जो हमला हुआ उसके बाद लगातार हमले हो रहे थे, हो सकता है कि बहुत छोटे छोटे हमले हों, लेकिन उसकी भी संभावना बहुत कम है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही साथ जो आसपास लोग लगे हुए हैं इस वक्त, इनकी कोशिश है डील हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल हमले के लिए तैयार नहीं है, तो तत्काल प्रभाव से तो हमला नहीं होने जा रहा है, लेकिन इस बीच ईरान अगर कोई ऐसी गुस्ताखी करता है वो फिर एक वजह बन सकती है। और वो वजह क्या है? कुछ ऐसी वजह निकलकर सामने आ रही है, जिसमें मैंने कहा आपको 90% है कि आप मान के चलिए गतिरोध रहेगा, हमला नहीं होगा, लेकिन 10% ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए जिसके चलते अचानक हमले हो जाए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है इस वक्त, एक तो है कि ईरान दबाव के लिए तैयार नहीं है, वो बोल चुका है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है, हर तरह के डिप्लोमेसी के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अगर दबाव डालने की कोशिश होगी तो ईरान कभी इस पर झुकेगा नहीं। ईरान की ओर से ये बयान आ चुका है। तो दोनों तरफ से लगभग आप मान के चले एक ही तरह के धमकी भी दी जा रही है, लेकिन सब लोग बातचीत के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में गतिरोध है, युद्ध नहीं है। लेकिन ये जो आया है, ये जो अहम डेवलपमेंट हुआ है, इसके चलते आगे चल के कुछ हो सकता है। पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी, ये एक नया आप कह सकते एक संस्था या फिर एक प्राधिकरण तैयार कर दिया गया है ईरान की ओर से, और इसका मकसद क्या है? द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हैज़ डिफाइंड द रेगुलेटरी ज्यूरिडिक्शन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट एज फॉलोज, द लाइन कनेक्टिंग, ये अलग अलग किया है। अब इसको जरा मैप से समझिए, तब मैप से समझेंगे तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा। ये जो एक डेवलपमेंट है, ये आने वाले वक्त में इस युद्ध के आप दिशा और दशा को बदल सकता है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जिस तरह से ईरान ने दावा करके एक पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी का निर्माण कर दिया है, आप समझिए कि वो कितना महत्वपूर्ण है। पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी, इसका निर्माण करना ये कहीं ना कहीं भड़काने का काम है। अब इस मैप में आप देखिए कि इन्होंने अपने इलाका किसे घोषित किया है। ये ओमान है, इन्होंने यहाँ से इस इलाके से इस तरफ जाएंगे तो आप ओमान की खाड़ी भी है, नीचे जाके फिर अरेबियन सी है, और ये आपका पर्शियन गल्फ है। ये देखिए, ये पूरा इलाका वो मान रहे हैं कि ये पूरा हमारा है, हम इस पर, और ये हॉर्मुज है। ये पूरा इलाका ईरान
ईरान का कहना है ये हमारा है। अब ये जो दावा किया गया है इससे ना ही यूएई मानेगा और ना ही ओमान मानने के लिए तैयार होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो और भी देश हैं, ना सऊदी अरबिया है, यहाँ पर आगे कतर भी है, तो यहाँ पर जो बाकी देश मौजूद हैं वो क्यों ये मान लें कि ये जो सारा का सारा ये इलाका है ये ईरान का है और इसके लिए पैसा वसूला जाएगा, टोल पैसे लिए जाएंगे। तो इस हरकत के बाद ना ही कोई यूरोपीय देश, ना ही कोई पश्चिमी देश, ना ही कोई एशियन कंट्रीज़ होंगी जो ईरान के हक में जाएंगे। और यही वजह है कि आने वाले वक्त में अगर ईरान का रुख यही रहता है, हालांकि ईरान ने इसको क्या लिया अपना ट्रम्प कार्ड के तौर पे देख रहा है, अपनी बातों को मनवाने के लिए वो लगातार ये कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ऊपर अपने दावे कर रहा है, क्योंकि इसी के ज़रिए वो जो भी बार्गेनिंग हुई अमेरिका के साथ करेगा। और लेकिन ये जो मसला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, इसके चलते ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा जो गल्फ़ इलाका है, पूरा के पूरा जो आपके गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अरबियन नेशन है, उसके बाद जो यूरोपियन है नेशन है, सब लोग मिलकर अमेरिका के नहीं साथ आ जाए और ईरान के खिलाफ चले जाएं, क्योंकि इस जगह पे तो चीन और रशिया भी बहुत हद तक इनके साथ नहीं आएंगे। उसकी वजह एक भी है कि अभी आपको याद होगा कि यूएई में हमला हुआ था यहाँ के न्यूक्लियर साइट पर, तो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने बात की थी शेख जायद के साथ, जो प्रेसिडेंट है यूएई के, और दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं, दोनों बहुत करीबी हैं। और उस दौरान बताया जाता है कि यूएई ने रशिया से कहा था कि ईरान को बताया जाए कि वो किसी भी तरह के इस तरह के हमले ना करें, रोका जाए ईरान को, क्योंकि इससे हालात बिगड़ सकते हैं। दरअसल हुआ ये था कि नेतन्याहू बताया जाता है कि उनके ऑफिस से कहा गया था कि वो अबू धाबी आए थे, यहाँ पर मुलाकात हुई थी और इस बारे में यूएई ने नकारा था, लेकिन नेतन्याहू के ऑफिस की ओर से कहा गया था कि उन्होंने यूएई का दौरा किया था, जिसके बाद ईरान भड़क गया था और उसके बाद ही ये हमला भी हुआ था। और यही वजह कि रूस की ओर से ये बात ईरान तक पहुंचाने की कोशिश हुई यूएई की ओर से। तो कहीं ना कहीं रशिया जो है, रशिया का भी हित यहाँ पर है, तो रशिया यहाँ पर खुलकर ऐसा नहीं कि ईरान के साथ जाएगा अगर कुछ होता है तो, इन देशों के साथ भी उसके अच्छे रिश्ते हैं। दूसरा ये भी है कि चीन, अभी हाल ही में चीन के 3 जहाज़ और यहाँ से निकले हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट से, 1 2 3 जहाज़ निकले जहाँ पर सऊदी अरब और इराक से तेल पहुँचा। इसमें से चाइना और साथ ही साउथ कोरिया के ये जहाज़ निकले तेल लेकर। तो यहाँ अमेरिका ने जो ब्लॉकेट किया है, अमेरिका ने यहाँ पर साउथ कोरिया को, साथ ही चाइना को, जापान को, जैसे भारत के भी यहाँ से जहाज़ निकले, इनको रास्ता दिया है जाने के लिए, मित्र देशों को। लेकिन ईरान से जुड़ा हुआ कुछ भी होता है तो वो रास्ता नहीं देता है, और ईरान भी यहाँ पर चाइना और साउथ कोरिया के लिए छोड़ रहा है, यहाँ पर जाने के लिए दे रहा है। और यही डील आप जो अब गए थे डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ, तो आपको मैं बता रहा था कि जो यहाँ पर जो डीलिंग हुई है उसमें चीन ने ये अमेरिका से कहा है कि उनके जो जहाज़ आ रहे हैं तेल लेके, उसको ना अमेरिका रोके, उनको आने दे। लेकिन अगर लगातार ये हालात बने रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, तो आप मान के चलिए कि आने वाले वक्त में ईरान के लिए दिक्कतें और बढ़ेंगी, और तब हो सकता है कि सब मिलके क्या ईरान के ऊपर हमला करेंगे। इसकी संभावना बहुत कम है। संभावना सिर्फ एक ही चीज़ की है, ये गतिरोध बरकरार रहेगा। इस गतिरोध के बरकरार रहने से नुकसान उतना ही होना है जितना युद्ध की वजह से है। भारत को क्या मिलेगा? भारत में तो तेल के दाम बढ़ ही रहे हैं, आगे और भी बढ़ेंगे। लेकिन भारत ने एक बड़ा काम क्या किया है कि जो भारत को यहाँ से करीब 70% हमारा जो तेल आता था इसी इलाके से होकर आता था, भारत ने इसे डाइवर्ट कर दिया है। अब भारत ने क्या किया है कि जो 70% है इसको डाइवर्ट करके दुनिया के दूसरे 40 मुल्कों के साथ जोड़ दिया। 40 अलग अलग ऐसे देश है जहाँ से हम ये तेल लेकर आ रहे हैं, और जो हमारी निर्भरता थी यहाँ पर 70% की, उसको हमने बंद कर दिया या ख़त्म कर दिया, ताकि गतिरोध अगर बरकरार भी रहता है फिर भी हमें तेल की कमी ना हो। लेकिन पैसे आपको ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे और डॉलर्स आपको ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, और इसी का आह्वान प्रधानमंत्री ने कहा था। और प्रधानमंत्री ने जैसा कहा था कि युद्ध हो ना हो, अगर ये गतिरोध बरकरार भी रहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, तो भी ये उतना ही हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित होगा अर्थव्यवस्था के लिहाज से। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है।